बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में। बेसिकली हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में। बेसिकली हमारे पास अगर डेफिनेशन को देखा जाए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को, तो दीज आर द वेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय फील्ड चार्ज ऑन टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्ड आता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? ये बेसिकली ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्शन शो करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बाय फील्ड चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज। और दूसरा हम इसकी डेफिनेशन क्या कर सकते हैं कि दीज आर द पाथ्स ऑन विच अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ये कह सकते हैं कि जब हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को किसी भी एक दूसरे फील्ड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो वो चूंकि आइसोलेटेड चार्ज होता है तो वो मूव करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो जिन पाथ के ऊपर मूव करेगा दैट पाथ्स आर बेसिकली नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक चार्ज जो फील्ड चार्ज होता है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर किस तरीके से फोर्स लगाता है, तो वो कंटिन्यूअस फोर्स नहीं लगाता बल्कि उसकी फोर्स वेल डायरेक्शन में होती है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर की एक खास डायरेक्शन होती है। सो जो फोर्स के वेक्टर्स की डायरेक्शंस होती हैं दैट आर बेसिकली नोन एज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। हमारे पास यहाँ पे इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया गया है। ये एमसीक्यूज के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक इसका यहाँ पे बात की गई है कि दीज ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज बट टूवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज। जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम को ड्रा किया है कि अगर आपका जो फील्ड चार्ज है वो पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, हमने फील्ड चार्ज रखा हुआ है और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये जो वेक्टर्स निकल रहे हैं, जो लाइंस हैं, दीज आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज। यही जो लाइंस हैं यही है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इनकी डायरेक्शन क्या है? दीज आर मूविंग अवे फ्रॉम द चार्ज। और अगर यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड चार्ज है वो एक नेगेटिव चार्ज होता तो तब क्या होता कि लाइंस तो यही रहनी थी, बस फर्क क्या आ जाना था कि फिर इसकी जो डायरेक्शन है अंदर की तरफ हो जानी थी। मतलब सारे जो वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन इसी तरीके से अंदर की तरफ हो जानी थी। सो दीज मूव अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, मूव टुवर्ड अ नेगेटिव चार्ज। सेकंड जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है, इज अराइज टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ चार्ज। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास बेसिकली अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को देखा जाए तो ये जिस भी चार्ज या जो फील्ड चार्ज जिससे ये अराइज हो रही होती हैं, निकल रही होती हैं, हमेशा उस चार्ज की सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे अगर ये बोर्ड है तो इसका परपेंडिकुलर क्या होता है? ये इसके परपेंडिकुलर मतलब 90 के एंगल के ऊपर। तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं ये जहां से भी निकलती हैं, जिस चार्ज से निकलती हैं, तो उसकी सरफेस के 90 डिग्री पे निकलती हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इसकी तरफ जा रही होती, अगर पॉजिटिव होता तो अवे फ्रॉम जा रही होती, लेकिन जैसे भी हो, लेकिन इसकी सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है हर पॉइंट के ऊपर। अगर यहाँ से निकल रही है तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, तो जहां से भी अराइज होंगे उसके परपेंडिकुलर होंगे। इसी को कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट या परपेंडिकुलर का दोनों का मीनिंग सेम होता है। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग where these are close to each other and weak where these are broadly spaced। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि हमारे पास जो फील्ड चार्ज होता है उसके करीब फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ज्यादा होती है, जबकि अगर चार्ज से वे चले जाएं तो फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होती हैं चार्ज के करीब वो क्या होती हैं? क्लोजली स्पेस होती हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ चार्ज के करीब इनके दरमियान जो फासला है वो कम है, लेकिन अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो इनके दरमियान जो फासला है वो ज्यादा हो जाएगा। जितना हम चार्ज से अवे जाएंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी ही फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। पॉइंट नंबर 4 बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीज नेवर क्रॉस ईच अदर। एक चार्ज से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो कभी भी किसी पॉइंट के ऊपर भी एक दूसरे को क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर इस पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं तो सबकी अपनी अपनी खास डायरेक्शन है और ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। पॉइंट नंबर 5, दीज आर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। अगर हमारे पास दो चार्ज हमने रखे हुए हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। पॉइंट नंबर 6, दीज आर कर्व्ड बिटवीन टू सेम चार्जेस।
अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं हमारे पास, उनको हमने एक दूसरे के करीब लाया है, तो तब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, कर्व होगी। जितना ये चार्ज के करीब आती जाएंगी उतना ही इनका कर्व बढ़ता जाएगा, जितनी ये अवे जाती जाएंगी इनका कर्व कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज हमने रखे हुए हैं, अब इससे भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, इससे भी निकलती हैं, लेकिन चूंकि आगे भी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जब एक दूसरे के करीब आती हैं तो एक जैसी हैं, चूंकि ये भी पॉजिटिव की ये भी पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। ठीक है, तो जब ये दोनों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो पॉजिटिव है और ये अवे जाना चाहती हैं, जब ये एक दूसरे के करीब आती हैं तो रिपेल करती हैं और रिपल्शन की वजह से इनकी डायरेक्शन कर्व हो जाती है। तो ये यहाँ से कर्व बना के निकल जाती हैं, ये यहाँ से कर्व बना के निकल रही हैं। दूसरे चार्ज की भी सेम जो डायरेक्शन है वो कर्व होती जाएगी जितना चार्ज के करीब आती जाएंगी। हाँ, जब दूर चले जाएंगे यहाँ से, इस तरफ कोई रिपल्शन नहीं है तो ये सीधी निकलेंगी, दूसरी तरफ भी कोई रिपल्शन नहीं है तो वो भी उस साइड से सीधी आ रहा है। लास्ट पॉइंट है, these are parallel to each other between two oppositely charged parallel plates of infinite size। ठीक है, आपकी बुक में इन्होंने ये सारी जो डायग्राम्स हैं उनको वन बाय वन ड्रा किया है। सो अगर हमारे पास दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, वो कैपेसिटर की हैं या किसी भी किस्म की प्लेट्स हैं जिनका इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा साइज, इतना साइज कि जिससे आप मेजर ना कर सकते हैं, या बहुत बड़ा साइज। अगर दो इनफाइनाइट शीट्स हैं चार्जेस की जिनके ऊपर अपोजिट चार्ज है, जैसे यहाँ पे हमने ड्रा किया, ये डॉटेड लाइन शो कर रही है कि ये इधर भी आगे जा रही है शीट, ये उधर भी आगे जा रही है, ये प्लेट उधर भी आगे जा रही है, इधर भी जा रही है, तो उसका साइज कोई डिफाइंड नहीं है। तो बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स ऑफ इनफाइनाइट साइज, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो क्या है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बता दिया। और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सीधी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रही हैं। सो ये हमारे पास कौन सा केस है कि जब दो पैरेलल प्लेट्स हों, इनफाइनाइट साइज की हों, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं। ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हवाले से लेक्चर था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसके हवाले से तो आप अपने क्वेश्चन को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।